टेंशन वाले माहौल में आते हैं, वो दिल्ली का मैच। वो लाइन का पूरा भरोसा नहीं था, मैंने क्रॉस हो या नहीं हो पाई, बस यही था कि भगवान। अब थोड़ा सा आपके लुक के ऊपर आता है। बड़े बाल काफी पसंद आ रहे हैं, पर शायद से आपके घर पे किसी को तो पसंद नहीं आ रहे। क्या तो बोलते हैं, और तो सब ठीक है, बाल अच्छी ना लग रही। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अद्वैत और स्वागत है आपका इस जेपीपी अनप्लग्ड में। आज हमारे गेस्ट हैं नितिन धनखड़। नितिन, कैसे हो? बहुत अच्छे। नितिन, मेरा पहला सवाल आपसे, आपके लिए कबड्डी का सफर कब शुरू हुआ और कोई इंस्पिरेशन था इसके पीछे? मैं कबड्डी 10th के बाद स्टार्ट किया था खेलना, और इंस्पिरेशन तो यही था कि मैं जब भी टीवी में ये प्रो कबड्डी आती थी तो मैं देखता था, तो मैं सोचा लोग मुझे भी, मैं प्रदीप को देखा, उसकी उस टाइम बहुत फैन फॉलोइंग थी, तो जो भी सबके जुबान में प्रदीप नरवाल रहता था, तो मैं सोचा कि मैं भी खेलूंगा और लोग भी मुझे मेरे नाम से पहचाने। तो कोई फैमिली में स्पोर्ट्स बैकग्राउंड या ऐसे कुछ नहीं था ना? ओके, तो आप पहले ही वो जो स्पोर्ट्स में आए हो? हाँ, हमारी फैमिली में भी और रिलेटिव्स में भी मैं पहले हूँ। तो घर से कोई प्रेशर, क्योंकि मैं मतलब समझ रहा हूँ कि कोई एजुकेशनल फील्ड में होंगे या कोई पुलिस या रेलवेज वगैरह वैसे कुछ में होंगे, तो वो कभी प्रेशर रहा आपके ऊपर? प्रेशर तो कुछ नहीं था, लेकिन बीच बीच में यही था कि जैसे जैसे टाइम होता जा रहा था तो यही था कि कभी तू इसमें भी ना करे और ना पढ़ा तो कुछ भी ना कर पाए। तो ऐसे कोई टाइम आया था आपके जर्नी में कि आपको ऐसे लगा कि यार कबड्डी नहीं हो पा रही है या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मैं कुछ और सोचूं? ऐसा तो मतलब 1-2 बार हुआ था मन में, क्योंकि जिस सीजन में 9, 10 में और भी 8 में जो बच्चे गए थे मेरे साथ के खेलते थे, और टूर्नामेंट में और भी जो बहुत बच्चे थे उस टाइम, बहुत से हम जो एक साथ खेलते थे वे बच्चे गए थे, तो मैं सोचा कि अब की बार मेरा भी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर थोड़ा तो हुआ था मेरे मन में, तो फिर ताऊ ने, कोच साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करता रहे, भगवान और अच्छा देगा। बढ़िया। ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आप मुझे बता सकते हो, या फिर वो पीकेएल के टाइम पे जब भी आप सीजन 10 में फर्स्ट टाइम बंगाल वॉरियर्स के लिए सिलेक्ट हुए, तो क्या आपको उम्मीद थी कि आप उस सीजन सिलेक्ट हो गए या आपके लिए काफी सरप्राइजिंग था? उम्मीद थी, क्योंकि जो उससे पहले मैं टूर्नामेंट खेला था बाहर, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी मैंने, और उस बार उस सीजन से पहले मैं काफ़ी टूर्नामेंट खेला था, उसमें मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, तो मुझे पक्का विश्वास था कि इस बार होगा जरूर। ओके। जैसे इस साल भी कैटेगरी डी के ऑक्शन रिकॉर्ड्स टूटे, वैसे ही सीजन 10 में भी आपने उसको तोड़ा था। तो जैसे बहुत बार ये होता है कि कोई नया बच्चा अगर प्रो कबड्डी के मंच पे आता है तो उसको थोड़ी सी घबराहट होती है, और ज़्यादा पैसे मिलने पर वो और थोड़ा सा दब जाता है। एक तो लाइट्स की आदत नहीं होती, प्लस फैंस का प्रेशर, कोच साहब से प्रेशर। तो ऐसे कुछ था आपके दिमाग में या नहीं, आपको बस पता था कि आपके सारे टूर्नामेंट्स अच्छे गए और मैं अच्छा ही खेलूंगा? घबराहट तो कुछ नहीं थी, मुझे पता था, विश्वास था कि मैं जो बाहर टूर्नामेंट थी उनमें अच्छा खेला था, और जो भी थे सबको विश्वास था, कोच साहब थे, जो मेरे दोस्त थे, और जो मेरी फैमिली थी, सबको भरोसा था कि अच्छा करेगा। तो कोई भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, बस मुझे भी यही था कि मौका चाहिए और मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। बढ़िया। तो जैसे कि आपने बताया सीजन 10 में आप बंगाल वॉरियर्स के लिए खेलने लगे, तभी आपकी भूमिका वहाँ पे सेकेंड रेडर की तरह थी, क्योंकि तभी मणि भाई फर्स्ट रेडर का रोल निभा रहे थे। तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? मैं स्टार्टिंग में गया बंगाल में तो खुशी थी मेरा, और फिर मेरा ये था कि इतना अच्छा मौका मिला है, इससे मैं वेस्ट ना करूं, और अब और ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा, मौका मिला है तो कुछ करके दिखाऊंगा। फिर वहाँ पे जाने के बाद टीम में गए, कैंप कूम्प लगे, तो वहाँ पे जाकर मनी भाई साहब से मिले, तो भाई साहब ने बहुत जो भी गलती होती थी बताते थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे, और मैच में भी फिर जैसे भी मैच की सिचुएशन होती थी वो मुझे मौका देते थे खेलने का। क्या आपको ये उम्मीद थी कि आप पहले मैच से ही प्लेइंग 7 के पार्ट बनोगे या ये बाद में? थी भाई। ओके। फिर आते हैं सीजन 11 की तरफ। सीजन 11 थोड़ा सा आपके लिए सैड रहा, क्योंकि आपको मिड सीजन इंजरी हुई और आपको घर जाना पड़ा। वो मोमेंट आपके लिए कैसे था, आपके फैमिली के लिए कैसे था? बीच में आधे मैच हुए थे, तो उसमें मेरे एंकल में इंजरी हो गई थी, तो फिर वो यो डिसीजन निकला था कि घर पे
रेस्ट करूँगा तो जल्दी रिकवर हो जाऊँगा, वरना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर घर के भी बोले मेरे, क्योंकि लगने के बाद मैं 2-3 मैच खेल लिया था, तो मैंने किसी को बताया ना था घर पे भी कि मेरे इंजरी है। तो फिर वो घर के यही बोले कि खेला क्यों तू, हमने पहला क्यों ना बताया मेरे ते तुमने। तो मम्मी भी यही कहती पहला बताना था ना भाई, लागी खेलना जरूरी ना है, पहला अपना फिट रहना वो बहुत जरूरी है। तो एक फिजिकल इंजरी तो हुई, पर उसके साथ साथ एक मेंटल प्रेशर भी आया होगा, उससे आप कैसे लड़े? उस मन ने जो भरोसा था कि कुछ ना है, मैं अपने इसमें फिट कर मैं अच्छी प्रैक्टिस करूँगा, दोबारा कोई ज़्यादा बड़ी बात ना है, ये वो गेम में इंजरी होती रहती है। यूजुअली कबड्डी सर्कल में ऐसे हुआ है कि जिस किसी प्लेयर को थोड़ी सी ज़्यादा इंजरी हो, वो वापस उस पीक पे नहीं पहुंच पाया, पर आपकी स्टोरी एग्जैक्टली उल्टी है। आप इंजरी के बाद में आपका परफॉर्मेंस बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे कुछ आप ट्रेनिंग कर रहे थे, या आपका विल पावर उतना स्ट्रांग था कि नहीं मुझे करना ही है? मेंटली भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, पर मेरे तो वो जिस दिन मन पता चला लगी तो मेरा जब तक नहीं था कोई दिक्कत ना है, मैं इसमें फिट कर मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, जो ही खेलूँ उससे भी अच्छा करूँगा। और एक बार जब मैं पहले स्टार्ट किया था, स्टार्ट बीच मतलब 3-4 साल हो गए थे, तो मेरे दिक्कत हो गई थी एक जॉइंट में, ये मतलब पेट में दिक्कत हो गई थी कुछ। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह दिखाया, कुछ ना पता चला, बोले कुछ नहीं है। तो फिर बाद में एक डॉक्टर को दिखाया, तो वो बोले भाई ज़्यादा दिक्कत है, तू कबड्डी नहीं खेल सकता। मेरे ताऊ जी भी साथ में थे, तो बोले छोड़ना पड़ेगा गेम, यो गेम तेरे लिए ना है, अपना कुछ और कर ले। तो फिर वो सुनते मेरा बिल्कुल, मैं जाते टाइम मेरे ताऊ जी गए थे डॉक्टर का, तो मेरे शौक ही लगा हुआ। हाँ, मैं बिल्कुल चुपचाप ना बोलूं, मतलब कति रोने हो रहा था। तो ताऊ जी बोले ईसा मुँह क्यों कर रहा है, क्या दिक्कत होगी, कोई बात ना। तो वो बोले कि भाई अगर ना खेलेगा तो कोई दिक्कत ना है, अपना कुछ भी छोटा मोटा करके खा लिए, मराना है तो। तो फिर मन सोची थी मैं कोई दिक्कत ना तेरी करूँगा। इस डाउन पॉइंट से इस सीजन की आप सबसे ज़्यादा या फिर आप सबसे महंगे जयपुर पिंक पैंथर्स के प्लेयर बने, वो फीलिंग कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि टीम का समता है, महंगा प्लेयर होना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये आप पे प्रेशर डालता है या ये आपको मोटिवेट करता है? मोटिवेट करता है कि मैं सब तक महंगा हो तो मैंने वो सब तक अलग कुछ करना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अपने ऊपर और टीम के लिए खेलना पड़ेगा। बढ़िया। मैंने कोच साहब से ऑक्शन के टाइम पे थोड़ी बहुत बात करी थी, और वो ऑक्शन के पहले से ही काफ़ी श्योर थे कि मुझे नितिन को लेना ही है, और उस भरोसे से ही वो ऑक्शन में गए थे कि कुछ भी हो जाए नितिन मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, और उस तरीके से बोली भी लगाई ऑक्शन में। तो क्या बात हुई जब भी आप ऑक्शन में आप सिलेक्ट हो गए, और बात तो हुई होगी कोच साहब और आप में, तो कोच साहब ने क्या बताया? ऑक्शन में कोच साहब ने यही था कि भाई पहले भी देखा खेलता नेशनल्स में, जो बंगाल थी उसमें सेकंड रेडर था, तो वो बोल रहे थे मैंने पूरा विश्वास है तेरे ऊपर। कैंप में आने के बाद भी यही बोला कि मैंने पूरा विश्वास है तेरे ऊपर, अब तेरे तो मैंने मौका दिया खेलने का, तो अब तेने खुद प्रूव करना पड़ेगा इस मौके पे। इब मेरा काम था तू यहाँ पे लेके आना, इब आगे तेरा काम है, तू अपने आप ने कैसे दिखा हुआ। तो मैं ठीक है यही बोला था, मैं ठीक है कोच साहब मेरी जिम्मेवारी है, पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे और बढ़िया खेलेंगे। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट आधे लीग मैचेस तक हम पहुंच गए, और अब वो टॉप 3 रेडर्स में से एक हो। इस सीक्रेट का राज क्या है? इसका राज है भाई हमारे कैंप में जो प्रैक्टिस हुई है ना, कोच साहब ने जो प्रैक्टिस कराई है वो है, दोनों फिटनेस भी और मैट प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करी है, पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा करी है। इसका थोड़ा सा श्रेय मैं आपको भी दूंगा, आप थोड़े हम्बल बन रहे हो अभी। मैं देखता हूँ कि जो सेशंस है टीम के वो तो हो ही रहे, पर आप खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम बाहर निकालते हो, जहाँ पे आप खुद के स्ट्रेचेस, मोबिलिटी ट्रेनिंग, जिम जाना, ये सब आप कर रहे हो। तो क्या ये भी हो सकता है कि आने वाले जनरेशन के लिए वो एक मोटिवेशन है कि सिर्फ जितना हो रहा है उतना ही नहीं, पर खुद के बॉडी को समझो, उस हिसाब से काम करो? तो क्या ये भी आप सोच से उस चीज़ को कर रहे हो? उस चीज़ में वैसे टाइम थोड़ा होता है और हमें करना बहुत कुछ होता है, तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती है अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए।
और खुद की बॉडी की पहचान भी आपको ही है, तो आपको एग्जैक्टली मालूम है कि आपको किस एरिया में काम करना है। हाँ, जो भी अपना यहाँ लगे इस पे थोड़ा और फोकस करना, तो बाद में उस पे एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़े से टेंशन वाले माहौल में आते हैं। वो दिल्ली का मैच, वो मैच में आपको लगा था कि आपने वॉक लाइन क्रॉस करी है, या आपसे वो बैलेंस चला गया था मिड लाइन आने तक और आप अपने साइड आ गए थे? वॉक लाइन का पूरा भरोसा नहीं था, मैंने क्रॉस हो या नहीं हो पाई, लेकिन वो वहां से वॉक लाइन करके निकला तो फोर्स इस साइड हो गया और बैलेंस नहीं बना मेरा, रुका ही नहीं गया लाइन पे और मौका ही ना मिला। नहीं तो मैं अगर रुक जाता तो टीम वालों से पूछता थोड़ा इशारा करके, तो वो बताते नहीं तो मैं फिर से ट्राई करता, लेकिन वो बैलेंस की वजह से मौका ही नहीं मिला। और फिर हमारे टीम ने उस पर रिव्यू लिया था आपको, आप तभी लॉबी पे थे। वो टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बस यही था कि भगवान वॉक लाइन क्रॉस हो ही मिल जाए, बस और कुछ ना। उसके बाद मैं आपके साथ में पीएमओ आया था और कोच साहब के दिमाग में, पीएमओ से ज़्यादा कोच साहब ने ये बात काफ़ी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर ली थी कि ये मैच क्लोज आई भी नितिन के वजह से, और शायद से एक मिस्टेक के वजह से वो चली भी गई। ऐसे जब बात कोच साहब मोटिवेशनल बातें करते हैं तो वो टाइम पे एज अ प्लेयर कैसे लगता है? कोच साहब ने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला मेरे ऊपर, वो बोले कोई नहीं, हो गया वो हो गया, तूने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, जो लक था हमारा वो अच्छा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, यही बोला था कोच साहब ने। बोले चिंता मत कर। अगले दिन भी सुबह मैं थोड़ा शांत था तो वो अगले दिन भी कोच साहब बोले टेंशन मत ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो पिछला दिन था वो जा चुका है, अब अगले मैच पे फोकस कर। और अगले मैच में जो गुजरात के अगेंस्ट थी वो भी एकदम फंस गई थी, और आप जयपुर पिंक पैंथर्स के पहले गोल्डन बॉय बने जिसने गोल्डन रेड में पॉइंट लाया। तो उस समय कैसे लगा कि हाँ ठीक है, जो हुआ वो हुआ, बट अब वापस से मोमेंटम आ गया? जब तक मैच में वो पहले तो हमारा डी पे मैच आया तो उस पे ये था कि भाई अब कोई भी गलती नहीं करनी, और जब वो गोल्डन रेड आ गई तो अब बिल्कुल हो गया था कि लास्ट टाइम गलती हो गई थी, आज बिल्कुल शांत दिमाग तक खेलूंगा, कोई भी गलती नहीं करूंगा। बढ़िया। उस मैच में दूसरे बंदे ने गलती करी थी, वो था दीपांशु खत्री। और दीपांशु को मैंने देख रखा था कि वो मैट पे बस ऐसे ही बैठा हुआ है और हाथ जोड़ के बस ऐसे ऊपर देख रहा है कि बस ये मैच कैसे ना कैसे करके टाई कर जाए, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो उस टाइम पे कुछ बात हुई थी, या मैच के बाद में दीपांशु के साथ कुछ बात हुई थी? मैच में तो कुछ नहीं, गलती हो गई तो आपस में सभी प्लेयर यही बोलते हैं कि कोई दिक्कत ना है, अच्छा कर रहा है, गलती हो गई तो हो गई, अगली बार फिर तने लगा ट्राई कर तो तू कर अपने हिसाब से, बढ़िया कर, कोई दिक्कत ना है। लेकिन बाद में मैच से बाहर आने के बाद हम थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ये गलती थी, इस पर थोड़ा ध्यान कर अपना। और शायद से इसी को टीम बॉन्डिंग बोलते हैं कि कोई भी हो, रेडर हो या डिफेंडर हो, दोस्त हो या ना हो, पर जब टीम एक साथ चलती है, एक दूसरे के साथ में बातें होती है, तो वही कॉन्फिडेंस लाती है कि ठीक है कोई ना, अगली मैच में कर लेंगे। तो अब टीम बॉन्डिंग की बात ही हो रही थी, तो आपके साथ जो रेडिंग कर रहे हैं अली समादी और साहिल गहलावत, उनके बारे में आप क्या कहोगे? जिस भी रेडर को मौका मिल रहा है वो अपना जो भी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कोच साहब है, टीम की जो भी जरूरत होती है जिस टाइम पे, वो काम कर रहे हैं उस टाइम पे, और दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, अली भी और सागर भी, जहाँ भी मौका मिल रहा है उनको। आप अली के सेलिब्रेशन के बारे में क्या बोलोगे? बहुत अच्छा है वो, बिल्कुल मैच में बिल्कुल क्यूट लग गया, अलग ही। और वो उस टेंशन वाले माहौल को शायद से ठंडा भी करता है उस चीज से कि वो हंस के आता है। हाँ बिल्कुल, उसकी स्माइल अलग ही आ जाती है पॉइंट से। बढ़िया। हमारे फैंस को काफी सीजनों से कोई ना कोई तो भी नामचीन प्लेयर्स टीम के अंदर होने की आदत लग गई थी। तो इस साल जब भी जयपुर ने काफी नई टीम बनाई और इसमें कई मतलब शायद से आप, नितिन रावल और रेजा, इनको छोड़ के पीकेएल बहुत ही कम खेले हुए या फिर नहीं खेले हुए लोग ही मान लो, तो एक भरोसा नहीं था हमारे टीम के ऊपर कि सच्ची में ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अभी जिस हिसाब से गेम चल रहे हैं, थोड़ा बहुत सा भरोसा फैंस का भी हमारे ऊपर आ रहा है। तो क्या इस चीज का आपको पहले प्रेशर था? प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि मैट पे उतरने के बाद जो नाम है वो ज़्यादा काम नहीं करता,
जो भी बच्चा उसकी मेहनत काम करती है, जैसी उसने प्रैक्टिस की है। तो हमारी टीम बिल्कुल यंग है, नए बच्चे हैं सारे, और सब ने बहुत जी जान से मेहनत की थी, कैंप में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। और कोच साहब को भी भरोसा था कि टीम पे, सब बोल रहे थे बाहर से, कोच साहब भी बोलते थे कि मेरे पास ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, नई टीम है, क्या होगा। कोच साहब ने बोल दिया था कोई नहीं, जो होगा हम देखेंगे, मैच में बताएंगे क्या हुआ टूर्नामेंट के बाद। और अब जो ये मैच स्टार्ट हो गया तो हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। बढ़िया। अब थोड़ा सा आपके लुक के ऊपर आता है। लास्ट सीजन से ये सीजन में आपके बाल काफी बढ़ा लिए। अब मुझे तो पता है कि आपको बड़े बाल काफी पसंद आ रहे हैं, पर शायद से आपके घर पे किसी को तो पसंद नहीं आ रहे। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं सोचता था कि बड़े बाल मन अच्छे लगे हैं, तो अब तक तो पहले मैंने नहीं रखे थे, और अब मैंने सोचा अब की बार रखूंगा मैं। तो फैमिली में तो सभी, मम्मी भी, जो भी ताऊ जी भी, मामा भी, रिलेटिव भी, सब बोल रहे हैं कि कटवा ले, अच्छा ना लग रहा है। अब भी मैच के बीच में भी बोलते हैं, मैच के बाद बात होती है तो बोलते हैं और तो सब ठीक है, बाल अच्छी ना लग रही, थोड़े छोटे करा ले। तो फिर मैं भी, मम्मी तो मैं यही बोला कि बिल्कुल ही करा लूँ, आ जाते या बर्थडे रखूँ और या बिल्कुल। तो मम्मी बोली अब की बार तूने पक्का सोच रखा, अब की बार ना कटवा। फिलहाल तो गेम वाइज आप काफी अच्छा कर रहे हो, पर मैं आपके पर्सनल गोल के बारे में जानना चाहता हूँ कि भले कबड्डी में कोई गोल हो या लाइफ में कुछ गोल हो, ऐसे कुछ है आपके दिमाग में जो आपको ये हासिल करना है? कबड्डी में तो यही है कि एक मतलब जो मौका मिला है खेलने का तो चैंपियन बने, यही है कि गोल चैंपियन बने, और मैं रेडर हूँ तो बेस्ट रेडर निकलूँ। बढ़िया। अभी बस 3 साल हुआ आपको पीकेएल में आकर। लॉन्ग टर्म आप इस गेम में आप खुद को कहाँ देखते हो? इंडिया खेलना चाहते हो? क्या सोच रहे हो, कैसे रहेगा आपका फ्यूचर? फोकस तो यही है कि अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करे जाऊँ और आगे इंडिया खेलूँ। एक लास्ट चीज, आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? फैंस को यही बोलेंगे कि अब तक आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करता रहे, हम बहुत अच्छे मैच दिखाएंगे आपको।